friend, let's discuss question from Odisha TGT Science के Physics solution, and this is part 1 in which we will discuss question number 21 to 30. इस क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स के लगभग 40 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में से हैं। मैंने हर क्वेश्चन के सामने मार्क कर दिया कि वो कौन सा एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 21 ये क्लास 11th का एग्जाम्पल 3.4 है एनसीईआरटी, मतलब चैप्टर 3rd से हो रहेगा। देखो 0.4 के आगे जो भी हो उसका मतलब ये चैप्टर कौन सा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द हाइट ऑफ पॉइंट वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि यहाँ से जहाँ पर बॉल ऊपर फेंकी जा रही है ये 25 मीटर, यानी कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट 25 मीटर है। जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द हिट द ग्राउंड, यानी कि इस बॉल को टोटल टाइम कितना लगेगा ये हमें बताना है। देखो मैं मान लेता हूँ कि पहले जब इसको ऊपर यहाँ से थ्रो कर रहे हैं तो अपने पीक पॉइंट पर जाने के लिए, जहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेट पीक पॉइंट पर जाने के लिए इसको टाइम लग रहा है t1। फिर उस पीक पॉइंट से नीचे उसको ग्राउंड तक आना है, लेट पूरा यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो है t2। तो हमें t1 प्लस t2 फाइंड करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले बिल्डिंग के टॉप से ऊपर तक जाएगी, फिर ऊपर से नीचे तक आएगी, उसमें टाइम लग रहा है t1 और इसमें टाइम लग रहा है t2। जब ये डाउनवर्ड मोशन होगा तो फिर से इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी 0, मतलब जो इसकी फाइनल है अब वो इस मोशन के लिए इसकी इनिशियल हो जाएगी। अभी जो भी मोशन हो रहा है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है स्ट्रेट लाइन में, तो हम इन इक्वेशन का यूज करेंगे। b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन हम माइनस लेंगे, बॉल नीचे आ रही होगी तो एक्सेलरेशन प्लस लेंगे, प्लस g के इक्वल। अब अगर मैं अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन यूज करूं तो देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम यूज कर सकते हैं। v मतलब जब ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 और एक्सेलरेशन हम कितना लेंगे माइनस के 10 और t एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 10 मतलब 2 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो t1 है वो कितना है 2 सेकेंड। अब देखो ये भी फाइंड कर लेते हैं कि जब ये पीक पॉइंट पर जा रही है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। लेट ये है हाइट h1 और यहाँ से यहाँ तक लेट हाइट है h2, तो हम h2 पहले फाइंड करेंगे। अब उसको फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन 3rd। फॉर अपवर्ड मोशन के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे तो 2 इंटू में g की वैल्यू यहाँ पर लेंगे 10 और h हम फाइंड करना है, h2 मैंने माना हुआ है। सो इट विल बी इक्वल टू 20 इंटू में h2 इक्वल टू 20 का स्क्वायर। 20 से 20 कैंसिल होगा तो h2 की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। तो हमें h2 भी पता चल गया। अब जो उसको टोटल नीचे आना है वो जो हाइट होगी, टोटल हाइट वो कितनी होगी h1 प्लस h2 के। h1 कितना है वो है 25 और h2 जो हमने निकाला है 20। सो इट विल बी इक्वल टू टोटल हाइट आ जाएगी 45। इसका मतलब ये है कि उसको 45 मीटर नीचे आना है। अब 45 मीटर नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा उसके लिए मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ सेकंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा टोटली हमें पता है 45 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है g के इक्वल। तो देखो डाउनवर्ड मोशन के लिए हम प्लस 10 लेंगे और कितना टाइम उसको लगना है ये हमें निकालना है, टी स्क्वायर। ये हो जाएगा 45 इंटू 2 यानी कि 90 अपॉन में 10 इक्वल टू टी का स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 9। टी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, मतलब टी स्क्वायर 9 है तो टी कितना आएगा 3।
तो ये T2 हम फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी है जब भी ऊपर जा रहा है 2 सेकेंड, और T2 की वैल्यू कितनी जब भी पूरा ऊपर से नीचे आ रहा है 3 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम इसको लगा वो होगा 5 सेकेंड का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.2 है। हमारे बीच दो ग्राफ दिए हुए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये बॉय ए है और ये बॉय बी है। टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर। चूज द करेक्ट एंट्री फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हो तो उसमें जो स्लोप ज़्यादा एंगल बनाएगी, जैसे मान लो ये एंगल θ1 है और कोई दूसरी स्लोप है ये θ2 है, तो अगर θ2 जैसे दिख रहा है θ1 से ज़्यादा है तो जो θ2 वाली वेलोसिटी होगी लेट v2 और ये v1, तो v2 ग्रेटर होगी v1 से, मतलब जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि स्लोप मतलब tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, जो कि स्पीड या वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इन दोनों ग्राफ में से अगर आप देखो ये एंगल θA और ये एंगल θB, तो ग्राफ को देखने से मुझे पता चल रहा है जो θB है वो ज़्यादा होगा θA से। इसका मतलब क्या, जो वेलोसिटी है B की वो वेलोसिटी ऑफ A से ज़्यादा होगी। और इन सब में कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन 4 कि B जो है वो फास्टर है देन A से, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है एन इंसेक्ट ट्रैप इन अ सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर विच कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो बताना है एंगुलर स्पीड कितनी है। देखो एंगुलर स्पीड होती है 2 पाई इंटू में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि n। अब ये कह रहा है कि 7 रिवोल्यूशन 100 सेकेंड में वो कवर कर रहा है। तो अगर हम 1 सेकेंड में देखें कि 1 सेकेंड में वो कितने रिवोल्यूशन कवर करेगा, तो 7/100 हो जाएगा। और ओमेगा क्या, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, तो इसलिए हमने 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वो फाइंड किया है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में n की वैल्यू 7/100। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.44 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है एग्जाम्पल 5.2 एनसीईआरटी से। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden block and stopped after 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस। हमें बताना कि एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितनी होगी ब्लॉक पर। तो मान लेते हैं ये ब्लॉक, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 0.04 किलोग्राम। और ये जब अंदर जा रही है तो आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो रेजिस्टिव फोर्स निकालनी। देखो रेजिस्टिव फोर्स होगी मास इनटू में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन वैसे नेगेटिव होगा, फोर्स भी नेगेटिव आनी चाहिए, बट ऑप्शन में सब पॉजिटिव है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मास तो हमें पता है 0.04 है, तो हमें निकालना होगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो देखो फिर से हम इक्वेशन का यूज करेंगे v² = u² + 2as। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है 60, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 90, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन v² - u² / 2s आएगा। तो यहाँ पर सोल्व करने से बढ़िया हम सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन v² - u² / 2 इंटू डिस्टेंस। मास कितना है 0.04, फाइनल वेलोसिटी 0, मैंने कहा ना माइनस ही आएगा फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी 90 का स्क्वायर / 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 60 सेंटीमीटर का। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई करनी होगी ताकि मीटर में आ जाए। तो उसको सोल्व करने पे मिलेगा 270 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी। अब बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि मान लीजिए पहले बॉल इधर आ रही है बैट्समैन के पास और ये एग्जाम्पल 5.4 है, तो इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये हिट होगी तो वापस उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। मास हमें गिवन है
0.15 kg। तो इम्पल्स बताना है। देखो आप डायरेक्टली ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन में इम्पल्स टू m जो भी वेलोसिटी है इसके इक्वल आएगा। मैं समझा देता हूँ कैसे। तो जब ये इस तरफ जा रहा है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इधर जा रहा है तो इनिशियल मोमेंटम पी आई जो कि m इंटू वी के वी के डायरेक्शन में होगा, पी इनिशियल होगा मास इंटू वेलोसिटी आई डायरेक्शन में, और पी फाइनल होगा मास इंटू वेलोसिटी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी माइनस आई कैप। सो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम जो कि एम वी आई कैप माइनस एम वी माइनस आई कैप आएगा। सो इट विल बी इक्वल टू एम वी आई कैप माइनस माइनस प्लस एम वी आई कैप। सो टोटल हो जाएगा 2mv आई कैप, क्योंकि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड में हम इसको लिख सकते हैं 2mv। वही मैंने आपको बताया था, जो भी इम्पल्स आएगा वो होगा 2 टाइम्स मास और जो वेलोसिटी गिवन है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू मास कितना है 0.15 और वेलोसिटी कितनी है 12। तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 3.6 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, एनवीएस में, केवीएस में भी इस बार आया था ये। क्वेश्चन नंबर 26, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इन विच अ ब्लॉक लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन इज 0.15। इसमें सिंपल है, बस आपको A इक्वल टू म्यू जी करना है। एग्जाम्पल 5.7 है। अभी ये करना क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान लो कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक का जो वेट होगा वो नीचे होगा mg के इक्वल। जब ट्रेन आगे जाएगी तो इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और उसकी वजह से जब ये आगे मूव जा रही होगी तो ये मूव ना करें ब्लॉक, उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए फोर्स से, ठीक है, जब ये ब्लॉक मूव ना करें। हमें तो पता करना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है म्यू इंटू में R। R मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो कि यहाँ पर mg के इक्वल होगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, म्यू mg ग्रेटर देन मास इंटू एक्सेलरेशन m में, m से m कैंसिल होगा तो म्यू g की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए एक्सेलरेशन से। तो सिंपली हमें तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स g, जो मैंने आपको बताया था। म्यू कितना 0.15, g की वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम 9.8 लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर g की वैल्यू गिवन नहीं थी तो इसलिए मैंने 9.8 लिया। अगर सीधा हम 10 लेते तो डायरेक्टली 1.5 आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.3 फ्रॉम एनसीईआरटी। अ साइक्लिस्ट कम टू स्टॉप इन 10 मीटर। तो मान लो कोई साइक्लिस्ट है और वो 10 मीटर पर आ करके रुक जा रहा है। During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton or directly opposite to the motion. How much work does the cycle do on the road? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूछ रहे हैं कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन साइकिल कितना कर रही है रोड पर। अब हमें चाहिए रोड का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोड तो डिस्प्लेस्ड होती नहीं है, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो उसी वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह की कोई प्लाईवुड है, इसकी जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर, और बुलेट को फायर किया जा रहा है जिसका मास है 50 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 200 मीटर पर सेकेंड। द बुलेट एमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब लेट यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी इनिशियल, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो जस्ट 10% है जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी।
the bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy, then what would be the approximate परसेंटेज रिडक्शन इन स्पीड। तो मान लेते हैं यहाँ पर फाइनल स्पीड vf है और इनिशियल स्पीड vi है, तो हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज रिडक्शन इन स्पीड। तो रिड्यूस हुई होगी स्पीड, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन स्पीड विल बी इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियली। तो होगी रिडक्शन, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम लेंगे इनिशियल के रेस्पेक्ट में और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें इनिशियल स्पीड तो पता है कितनी है 200, तो हमें फाइनल स्पीड चाहिए होगी। अब वो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है, उसी को यूज करके देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है 10/100 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी एफ का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब हाफ एम से हाफ एम तो कैंसिल, तो जो वी फाइनल होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/10। फिर इनिशियल कितना है 200 है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो v फाइनल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, एक मिनट ये यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको बाद में कैंसिल करेंगे 1/10 इंटू 2 जो कितना 4 और यहाँ पर 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो वी एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 40,000। अब वी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं हम, बात है कि है देखो 400 का अंडर रूट तो आएगा 20, यहाँ पर √10, सो इट विल बी इक्वल टू 20 इंटू में √10 की वैल्यू होती है 3.16 और जब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 63.24। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं रिडक्शन इन स्पीड फाइंड करने के लिए। वी फाइनल 63.24 पॉइंट है माइनस वी इनिशियल कितना है 200 अपॉन में वी इनिशियल कितना है 63.24 इंटू में 100। देखो ये नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि फाइनल स्पीड कम हुई है, इनिशियल ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, बट हमें तो परसेंटेज चाहिए तो आएगी 68.38 कैलकुलेशन से, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 से 300/120 रेडियन, ये होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट, और टाइम हमें गिवन है 16 सेकेंड। तो पूछा कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग द टाइम। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में मान लेते हो n है, तो हमें n फाइंड करना है, जबकि हमारे पास इनिशियल एंगुलर स्पीड है 1200 मीटर रेडियन RPM बोलेंगे इसको, और ओमेगा फाइनल है 3120 RPM। देखो RPM को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2π/60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये RPM है, तो 1200 इंटू में 2π/60 आ जाएगा। 60 क्यों, क्योंकि ये पर मिनट था तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये रिवॉल्यूशन रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2π, मतलब एक पूरे रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन होते हैं। ऐसे ही हो जाएगा 3120 इंटू में 2π/60। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 20 और 20 इंटू 2 मतलब 40π। ऐसे ही यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आएगा 52 की 2 में मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे क्वेश्चन हमने लीनियर मैकेनिक्स में पढ़ते हैं v = u + at और s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as।
यहाँ पर भी हम इसी तरह की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जैसे v मतलब फाइनल वेलोसिटी की जगह पर v एफ ओमेगा एफ आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू में टाइम टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू में टी का स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में अल्फा इंटू में एस मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हमें क्या पता करना है, एन पता करना है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 2 पाई इंटू में एन। तो एन इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा थीटा अपॉन में 2 पाई। तो अगर हम इन किसी इक्वेशन में थीटा फाइंड कर पाए तो थीटा को 2 पाई से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन थीटा फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो अल्फा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टाइम टी। आप यहाँ से क्या देखोगे यही आएगा। अब अल्फा इक्वल टू फाइनल कितना 104 पाई माइनस इनिशियल कितना है 40 पाई अपॉन में टाइम कितना है 16 सेकेंड, तो आ जाएगा 64 अपॉन में 16 यानी कि यहाँ पर 4, तो 4 पाई आ गया एक्सेलरेशन। अब थीटा फाइंड करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तो ये ओमेगा इनिशियल कितना है 40 पाई इंटू में टाइम कितना 16 प्लस 1 अपॉन में 2, अल्फा है 4 पाई और 16 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 1152 पाई रेडियन। तो n इक्वल टू कितना थीटा अपॉन में 2 पाई, सो थीटा इज 1152 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ पर एक पाई भी है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा इसको सोल्व करके 576, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अ 400 किलोग्राम सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE अबाउट द अर्थ। मान लीजिए यहाँ पर अर्थ है, तो सर्कुलर ऑर्बिट हमें गिवन है जिसका रेडियस है 2 RE, और हमसे कहा हुआ कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE, यानी कि अभी जैसे 2 RE है, तो अगर हम इसको 4 RE वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कराएं तो हमें कितनी और एनर्जी देनी पड़ेगी ये फाइंड करना है। देखो जब ये सैटेलाइट यहाँ पर मूव कर रही है तो इसमें दो एनर्जी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी जब वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अलग अलग एनर्जी ना फाइंड करके मैं इसकी फाइंड करूंगा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। तो रिलेटेड टोटल एनर्जी इनिशियल यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल एनर्जी फाइनल। अब जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू में मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, आर क्या है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी लिखूं ई आई, मतलब यह है इनिशियल टोटल एनर्जी, तो माइनस जी एम ई एम अपॉन में 2। तो इनिशियल का जो रेडियस है वो कितना है 2 RE है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन में 2 इंटू 2 4, मतलब ये आ जाएगा 4 RE। ऐसे जो ई फाइनल होगा इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, माइनस जी एम ई इंटू में एम अपॉन में 2 इंटू आर की जगह पर अब कितना आ जाएगा 4 RE। तो जो चेंज होगा चेंज इन एनर्जी, उतनी ही एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है सैटेलाइट को ट्रांसफर करने में, उसमें यहाँ पर हमने माइनस कर लिए इनिशियल टोटल एनर्जी को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, जी एम ई एम अपॉन में आर ई तो कॉमन है, तो यहाँ से होगा माइनस के 1/8 और ये प्लस के 1/4। तो एलसीएम लेने पर ये बचेगा प्लस के 1/8 जी एम ई
m अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। देखो वैसे तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्मॉल g में कन्वर्ट करूंगा। अब स्मॉल g इक्वल टू होता है g इंटू में मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ gm को, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है डेल्टा E इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 8, gm की जगह पर हम लिख लेंगे gr का स्क्वायर इंटू में मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। तो r से r कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा 1 अपॉन में 8 मास ऑफ सैटेलाइट इंटू में रेडियस ऑफ अर्थ इंटू में g। तो 1 अपॉन 8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा mgr को। अब 1 अपॉन 8 मास ऑफ सैटेलाइट गिवन है 400, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, और g की वैल्यू 9.8। तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 3.13 इंटू 10 की पावर 9 जूल। तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। और एक और चीज़, जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के विद नेगेटिव साइन, और वही इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी के।